आज का विषय है पार्ट 3 आनुवांशिकता के नियम और महत्व। पार्ट 1 में आनुवांशिकता की परिभाषा, विभिन्नता और साथ में मेंडल द्वारा चुने गए मटर के पौधे के कारण और उनकी सफलता के कारणों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी तरह पार्ट 2 में हमने आनुवांशिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं, शब्दावलियाँ, उनके बारे में चर्चा की। और आज का विषय है आनुवांशिकता के नियम। मेंडल द्वारा दिए गए 3 नियमों की वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, उदाहरण से ही देखेंगे और साथ में उनका महत्व क्या होता है वो भी देखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिस कर दिया हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है। समझें, स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें, आपके फ़ायदे के लिए है। कुछ समस्या, शिकायत वगैरह हो तो वो पूछें। शुरू करते हैं मेंडल द्वारा दिए गए 3 नियमों में से पहले नियम को। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। पहला नियम था कि जब किसी विप्रियासी लक्षण वाले पौधों, विप्रियासी समूह है, इससे पहले वाले में आया था विप्रियासी जिसके युग्म विकल्पी हो, यानी कि 2 विकल्प वाले लक्षण, विपरीत लक्षण, जैसे कि पौधे का जो फूल है, पुष्प है, उनके रंग, जहाँ हम उदाहरण में बात करेंगे लाल वाले पुष्प और सफ़ेद पुष्प, तो ये दोनों विप्रियासी लक्षण वाले हो गए। तो जब 2 विप्रियासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य यदि एकल संकरण करवाया जाता है, एकल संकरण का मतलब भी था कि सिर्फ एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है इसमें, तो एकल संकरण यदि करवाया जाता है, जैसे रंग का ही अध्ययन किया गया है, तो एक लक्षण ऐसा होता है जो अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, जिसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और दूसरा वह लक्षण जो अपने आप को प्रभावी नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता, छिपा रहता है, तो उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यही है पहला नियम, प्रथम नियम, जिसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। प्रभाविता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि विप्रियासी लक्षणों वाले समयुग्मजी पौधों में जब एकल संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और दूसरा लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, जिसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे कैपिटल आर यानी लाल रंग के पुष्प हैं और स्मॉल और ये हैं सफ़ेद पुष्प। इन दोनों के मध्य यदि एकल संकरण करवाया जाता है तो कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, यानी लाल पुष्प जो है वह अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, जबकि सफ़ेद जो रंग है वह अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो ये था पहला नियम, नोट करें। दूसरे नियम यानी प्रथम प्रभाविता के नियम के बाद में द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम। देखिए, युग्मक निर्माण के समय प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो जनक हैं उससे युग्मक बनते हैं। युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी लक्षण जो हैं वो पृथक होकर, यानी कि अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक प्रत्येक लक्षण के लिए शुद्ध होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह नियम एकल संकरण के परिणामों पर आधारित होता है। तो द्वितीय नियम, इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं? इसके अलावा इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी क्यों कहते हैं? क्योंकि युग्मक का निर्माण होता है उस समय में दोनों युग्म विकल्पी के युग्मक लक्षण अलग अलग पृथक होकर अलग अलग चले जाते हैं, और एक युग्मक विकल्प जो होता है वो प्रत्येक लक्षण के लिए शुद्ध होता है। यही पृथक्करण का नियम है। देखें उदाहरण, लंबा पौधा मान लीजिए टी कैपिटल टी और बोना पौधा स्मॉल टी के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें से जब युग्मक बनेगा, एक युग्मक टी कैपिटल टी, इसका एक युग्मक स्मॉल टी, यदि आपस में इनको एकल संकरण के आधारित नियम था, इसलिए एकल संकरण यदि करवाया जाए तो ये जो समयुग्मजी थे, दोनों में समान युग्म विकल्पी, इसमें भी दोनों समान युग्म विकल्पी, तो अंत में परिणाम के आधार पर, एकल संकरण परिणाम के आधार पर ये विषम युग्मजी प्राप्त होता है, और जो लंबा पौधा प्राप्त होता है, लंबा विषम युग्मजी पौधा प्राप्त होता है। तो प्रत्येक के लक्षण जो हैं वो अलग अलग युग्म में अलग अलग पृथक होकर चले जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इससे पहले वाले जो 2 नियम थे, प्रभाविता का और पृथक्करण का, वो एकल संकरण नियम पर आधारित थे, जबकि ये स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अर्थात 2 प्रकार का संकरण होगा, यानी 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है।
इससे पहले वाले उदाहरणों में आपने देखा कि जैसे पहले उदाहरण में लाल रंग का पुष्प तो एक रंग का अध्ययन किया गया था, इसलिए वो एकल संकरण पर आधारित था। दूसरे वाले में हाइट का सिर्फ पादप की ऊंचाई पर यानी कि सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया गया था, इसीलिए पृथक्करण का नियम भी एकल संकरण नियम पर आधारित था, जिसमें बोना या लंबा यही लक्षण का अध्ययन किया जाता है। जबकि इसमें वाई यानी येलो, आर राउंडेड गोलाकार पीले बीजों की स्थिति और इसके अलावा हरे और झुर्रीदार बीजों की स्थिति, तो दो लक्षण का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये द्विसंकर संकरण कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं स्वतंत्र अपवन का नियम। किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र रूप से अलग होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से संपूर्ण रूप से अलग या स्वतंत्र होती है। इसे स्वतंत्र अपवन का नियम कहते हैं। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, अर्थात दो प्रकार के संकरण होंगे, इसलिए इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 होगा, जबकि इसका फिनोटाइप यानी कि जीनोटाइप जीन प्रारूप जो है इसका फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 होगा, जबकि जीनोटाइप जो है यानी कि जीन प्रारूप जो है वो 1:2:2:4:1:1:2:1:1 होगा। देखिए उदाहरण से समझें, द्विसंकरण है इसलिए दो लक्षण लिए गए थे, इनमें से ये शुद्ध हैं, समयुग्मजी हैं यानी कि समान हैं, समान विकल्प वाले हैं। इनसे जब युग्मक बने, ये युग्मक है, ये समयुग्मजी, इससे विषम युग्मजी का निर्माण हुआ। विषम युग्मजी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसमें ये तो था पहली पीढ़ी, इसके बाद में इसमें दूसरा जो संकरण करवाया गया यानी कि ये जनक प्रथम, इससे प्राप्त होने वाली F1 पीढ़ी, इसमें स्वपरागण कराया गया। विषम युग्मजी में स्वपरागण कराया गया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और दोनों ही स्मॉल, तो ये अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये थे 3 नियम। अब है मेंडल के द्वारा दिए गए तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। देखिए पहला महत्व है आनुवांशिक रोग जो होते हैं, जैसे हीमोफीलिया यानी हाथी पाँव, जिसे फील पाँव कहते हैं, पैरों में सूजन वगैरह आना होता है, या वर्णांधता यानी रंगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, देख के नहीं बताया जा सकता, तो ऐसे रोगों का अध्ययन करके उसकी रोकथाम की जा सकती है। दूसरा है सूजन्यकी, इससे पहले वाले पॉइंट में या टॉपिक में पार्ट में बता दिया था सूजन्यकी क्या होता है, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुने। मानव जाति के कल्याण के लिए, उसके रोगों को रोकथाम के लिए जिसका अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को सूजन्यकी कहते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के हित के लिए, अर्थात उसके रोकथाम यानी रोगों से बचने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, उसे सूजन्यकी कहते हैं। तो सूजन्यकी जो है वो भी आनुवंशिकता के नियमों पर ही आधारित है। तीसरा है जीन संकल्पना की पुष्टि आसानी से की जा सकती है। चौथा है रोग प्रतिरोधक व उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आनुवंशिकता के संकरण नियमों के आधार पर हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा पौधा रोगग्रस्त है, तो उसकी प्रतिरोधक कैसे तैयार करते हैं, और उच्च गुणवत्ता यानी अच्छी फसलों का चयन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। पांचवा है संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों की पहले से ही जानकारी मिल जाती है। छठा है आनुवंशिक विकार का अध्ययन व रोकथाम किया जा सकता है, यानी मानसिक रोगों का अध्ययन या उसकी रोकथाम भी इससे संभव है। परीक्षण संकरण द्वारा अज्ञात F1 जीव का जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रभाविता के नियम के आधार पर मानव में आनुवंशिकता नियम से जो लक्षण अपने आप को प्रभावी करता है और जो लक्षण अपने आप को प्रभावी नहीं करता है, तो इस नियम के आधार पर मानव में जो अच्छे या लाभदायक लक्षण हैं या लाभदायक युग्मक हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं, और जो हानिकारक है लक्षण हैं उनको हम अप्रभावी कर सकते हैं।
तो ये है हमारे दैनिक जीवन में आनुवांशिकता के महत्व के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट्स करें, नोट बनाएं, उन्हें पढ़ें सुबह शाम। नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछें। मिलते हैं फिर एक किसी नए अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।